1965 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पाकिस्तान। रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से फातिमा अली जिन्ना को गद्दार करार दे दिया जाता है। प्रेसिडेंट अयूब खान फातिमा अली जिन्ना को गैर फितरी जिंदगी गुजारने के लिए भी अक्यूज करते हैं। 1950s में ही जमात इस्लामिया की तरफ से फातिमा अली जिन्ना को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो पर्दे को खराब कर रही हैं। बेगम राना लियाकत अली खान का ऐसा मानना था कि फातिमा अली जिन्ना अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव हैं। 1967 में फातिमा अली जिन्ना के डेथ के बाद 2003 में उनके भतीजे आकर बताते हैं कि फातिमा अली जिन्ना को एक्चुअली में असैसिनेट किया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट अयूब खान इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। नरिंद्रा मोहन के एक प्ले मिस्टर जिन्ना में फातिमा अली जिन्ना का भी कैरेक्टर प्ले किया गया है, जहां फातिमा अली जिन्ना को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में उनके पॉलिटिकल डिसीजंस पूरी तरह से खराब किए हैं, उनको उल्टी सीधी एडवाइसेस दे देकर। जी हाँ, ये सारी एक्यूजेशन मादरे मिल्लत फातिमा अली जिन्ना के खिलाफ थी, लेकिन कि इनकी मादरे मिल्लत के टाइटल के अलावा हम फातिमा को जानते भी हैं या फिर नहीं। वेल, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सहरा कहते हैं और आज की वीडियो में हम फातिमा अली जिन्ना पर लगाए गए जितने भी इल्जामात हैं उनके पीछे की सच्चाई ढूंढने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि क्या वाकई में फातिमा अली जिन्ना ने पॉलिटिकल हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा डाउनफॉल फेस किया है। 1983 कराची में फातिमा जिन्ना पैदा होती हैं, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की बहन थी। अब वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से थी जहां पर लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो 1901 में उनके फादर की डेथ के बाद इनके भाई जिन्ना ने फातिमा की जिम्मेदारी ली और उन्हें आगे पढ़ने के लिए इनकरेज किया और फिर 1919 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से अपनी डेंटिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट की। इस तरह वो साउथ एशिया की फर्स्ट मुस्लिम वुमेन डेंटिस्ट बन गई। अब उस टाइम पर डेंटिस्ट की डिग्री एक औरत के लिए काफी ज्यादा रेयर मानी जाती थी। ऐसे में फातिमा ने बम्बई, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, वहाँ अपना एक डेंटल क्लिनिक भी खोला था। उस टाइम पर एक औरत के लिए ये सब कुछ कर पाना कोई आसान बात नहीं थी। फातिमा ने जेंडर बैरियर्स को तोड़ा था, लेकिन उनकी असल स्ट्रगल तो अब शुरू हुई थी। फातिमा ने अपनी जिंदगी की शुरुआत के 8 साल अपने भाई जिन्ना के साथ गुजारे 1918 तक, लेकिन जब जिन्ना की रतन बाई से शादी हो गई तो फातिमा उनसे अलहदा हो गई और फिर 1929 रतन बाई की डेथ के बाद फातिमा ने अपने क्लिनिक को क्लोज कर दिया और वो जिन्ना के पास चली गई। जिन्ना के घर का चार्ज संभाला और जिन्ना की डेथ यानी कि 1948 तक वो जिन्ना के साथ रही। टोटल 28 साल तक वो जिन्ना के साथ रही, जिनमें से आखिरी के 19 साल जिन्ना की जिंदगी के मुश्किल तरीन साल थे। ऐसा कहा जाता है कि जिन्ना की जिंदगी में जितने भी फैसले जिन्ना पॉलिटिकल लेवल पर लेते थे, उस सब की एडवाइस वो अक्सर फातिमा से लिया करते थे। ये पॉलिटिकल डिसीजंस को लेकर बातचीत वो अक्सर खाने की टेबल पर बैठकर किया करते थे। वो जिन्ना के पूरे पॉलिटिकल करियर में उनके साथ साथ चलती रही थी। अब वो चाहे 1932 ही क्यों ना हो, जहाँ पर उन्होंने जिन्ना को लंदन में ज्वाइन किया था और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वो लंदन में ही रही थी कुछ अरसा के लिए। फिर उन्हें बम्बई प्रोविंशियल मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया गया। 1947 तक इस कैपेसिटी के लिए उन्होंने काम किया। 1940 में उन्होंने मुस्लिम लीग की लाहौर सेशन भी अटेंड की थी। ये उन्हीं के एफर्ट्स थे कि ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन स्टूडेंट फेडरेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था फरवरी 1941 दिल्ली में। और 1947 आजादी के टाइम पर भी फातिमा अली जिन्ना मुस्लिम वुमेन के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह काम कर रही थी। उन्होंने वुमेन्स रिलीफ कमेटी तक फॉर्म की थी। अब 1940s में जब एक अलहदा मुल्क पाकिस्तान की डिमांड बढ़ गई थी हिंदुस्तान, तो फातिमा जिन्ना चाहती थी कि औरतें भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ज्वाइन करें। उस टाइम पर मुस्लिम वुमेन का पब्लिक में दिखाई देना बहुत ज्यादा रेयर था। उन्होंने औरतों के लिए सेपरेट रैलीज और स्पीचेस तैयार की। अब 1947 में पाकिस्तान तो बन चुका था, लेकिन फातिमा जिन्ना का स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ था। ये न्यू कंट्री बहुत सी प्रॉब्लम से गुजर रही थी। जिन्ना की तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ तक कि आजादी के बाद महाजरीन का ख्याल रखने के लिए भी फातिमा अली जिन्ना सबसे आगे थी। अब जिन्ना की डेथ के बाद पूरे 2 साल तक फातिमा जिन्ना को अलाउ नहीं था कि वो पब्लिकली कोई भी स्टेटमेंट दे सके। जिन्ना की तीसरी डेथ एनिवर्सरी ही थी जब रेडियो पाकिस्तान पर पहली मर्तबा उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की। लेकिन इस टाइम पर भी जब वो जिन्ना के स्ट्रगल्स या फिर जिन्ना के विजन के बारे में बात कर रही थी, तो उनकी स्पीच को आधे में रुकवा दिया गया। जहां कहीं भी फातिमा अली जिन्ना के बारे में बात होती तो बार बार उन्हें ऐसा ही पोर्ट्रे किया जाता कि वो एक इविल सिस्टर थी, जो कि अपने भाई के सभी पॉलिटिकल फैसलों को बर्बाद करती आ रही थी, उनको उल्टे सीधे मशवरे देकर। लेकिन जिन्ना खुद अपनी बहन के बारे में क्या कहते थे? मोहम्मद अली जिन्ना का ऐसा मानना था कि मिस फातिमा जिन्ना उनके लिए एक मुसलसल मदद और हौसले का जरिया है। वो दिन जब उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक कैदी बनाकर ले जाया जाने वाला था, उस वक्त उनकी
बहन ही थी जिन्होंने उन्हें हौसला दिया। आजादी के टाइम पर भी उनकी सबसे ज्यादा मदद फातिमा ने की। एक और जगह उन्होंने कहा कि मेरी बहन मेरे लिए उम्मीद की एक रोशन किरण की तरह होती है, जब कभी भी मैं घर उससे मिलने जाता हूँ। मेरी परेशानियां और मेरी सेहत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी अगर फातिमा मेरे साथ ना होती या फिर फातिमा इस सब में मेरी मदद ना करती। ये 1958 का टाइम था जब पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। जनरल अयूब खान को जैसे ही मौका मिलता है वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं, पाकिस्तान के पहले मिलिट्री रूलर बन जाते हैं और यहीं से पाकिस्तान में अथॉरिटेरियन गवर्नेंस की शुरुआत होती है। उनकी लीडरशिप में 3 मेन काम किए गए। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, प्रेस को, मीडिया को सेंसर किया जाने लगा, कोई भी आवाज जो उनके खिलाफ उठती थी उसे बैन कर दिया जाता था। बेसिक डेमोक्रेसीज सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जहां पर अब पब्लिक के पास ये राइट नहीं था कि वो अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट कर सके डायरेक्टली, बल्कि लोकल गवर्नमेंट मेंबर्स वोट करते थे प्रेसिडेंट या फिर नेशनल इश्यूज के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टीज की एक और अलायंस बनती है जिसे COP का नाम दिया जाता है, कंबाइंड ऑपोजिशन पार्टीज। ये पार्टीज 1960s के इलेक्शन में जनरल अयूब खान के अगेंस्ट खड़ी थी और यही पार्टीज अपनी तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए फातिमा अली जिन्ना को चुनती हैं। 1960s में 71 ईयर की एज में फातिमा अली जिन्ना दोबारा से पॉलिटिक्स के मैदान में कदम रखती हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फातिमा अली जिन्ना के 3 मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे पॉलिटिक्स में दोबारा कदम रखने के। पहली चीज, वो डेमोक्रेसी को दोबारा से रीस्टोर करना चाहती थी और अथॉरिटेरियन रूल को खत्म करना चाहती थी। उनकी तरफ से सिंपल स्लोगन था कि फातिमा की तरफ दिया जाने वाला वोट डेमोक्रेसी की तरफ दिया जाने वाला वोट कहलाएगा। दूसरा, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जिन्ना का विजन। उनका कहना था कि जिन्ना के विजन को पूरी तरह से पाकिस्तान में इग्नोर किया जा रहा है। तीसरा मेन पॉइंट था अयूब खान की तरफ अवाम का बढ़ता हुआ गुस्सा। स्लोली अयूब खान के अगेंस्ट लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो गया था कि कैसे उनकी तरफ से इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, तो वो चाहती थी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक इक्विटी को इम्प्रूव किया जाए और इस सब के लिए वो काम करेंगी अगर उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो। अब जाहिर है अयूब खान फातिमा से पॉलिटिकल लेवल पर नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने रिलीजन का ही इस्तेमाल किया फातिमा के अगेंस्ट यूज करने के लिए। उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, उन्हें मॉक किया गया कि इतनी बड़ी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई, एक औरत हैं तो उन्हें मॉडर्न पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती। अयूब खान की तरफ से एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी उठाया गया कि इस्लाम में तो औरत को लीडरशिप की इजाजत ही नहीं है, तो फातिमा अली जिन्ना जो कुछ भी करना चाह रही है वो अन इस्लामिक है। उनके ऊपर गैर फितरी जिंदगी गुजारने का भी इल्जाम लगाया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। रेडियो पाकिस्तान से उनकी सभी स्पीचेस को बैन कर दिया जाता था या फिर सेंसर कर दिया जाता था। मीडिया क्योंकि अयूब खान के कंट्रोल में था तो ज्यादा उन्हीं को कवर किया जाता था, जबकि फातिमा की गैदरिंग्स वगैरह को कवर नहीं किया जाता था। साथ ही अयूब खान के फेवर में ज्यादा गवर्नमेंट लोकल्स थे, जबकि फातिमा अली जिन्ना को आम की तरफ से मैसिव सपोर्ट मिला हुआ था। It is her opinion that the people had already selected the parliamentary form of government. President Ayoub speaks on a diversity of national problems. लेकिन 1965 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो ये प्रूव कर देता है कि कैसे पाकिस्तान में इसके बाद से कभी भी अवाम को राइट नहीं दिया जाने वाला अपना प्रेसिडेंट चूज करने का, क्योंकि जहां पर फातिमा अली जिन्ना के पास आम अवाम की तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके बावजूद भी अयूब खान इन इलेक्शंस को जीत जाते हैं। फातिमा अली जिन्ना ने 1955 में माई ब्रदर नाम की एक बुक भी लिखी थी जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के ऊपर। ये 1987 में पब्लिश की गई थी, लेकिन फिर अयूब खान के दौर में इसे सेंसर कर दिया गया और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि फातिमा ने ओपनली इस बुक में 5 ऐसे अहम पॉइंट्स लिखे थे जो कि कई लोगों के लिए हजम करना मुश्किल था। उन्होंने ओपनली लिखा था कि कैसे उनके भाई को पाकिस्तान की मूवमेंट के दौरान धोखा मिला था उनके आसपास के लोगों से जिनके साथ वो काम कर रहे थे, और यही दगाबाजी उनके सेहत के बिगड़ने के पीछे की वजह भी थी। अपनी इलेक्शन स्पीचेस के दौरान फातिमा जिन्ना ने ओपनली क्रिटिसाइज किया था अयूब खान और उनकी फैमिली को करप्शन के लिए। इसी वजह से बदले में अयूब खान की तरफ से फातिमा पर इल्जाम लगाया गया कि वो इंडिया या फिर अमेरिका की एजेंट है पाकिस्तान में। इलेक्शंस को हारने के बाद वो दोबारा से पॉलिटिक्स से पीछे हट जाती है। उस वक्त आबिदा
आबिदा हुसैन जो कि साउथ पंजाब की प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन बनने वाली थी बाद में, और साथ ही एम्बेसडर भी बनने वाली थी पाकिस्तान की यूएस को लेकर, उन्होंने बताया कि वो और उनकी माँ फातिमा जिन्ना से मिलने के लिए गए थे उनके मोहत्ता पैलेस में जुलाई 1965 में। उन्होंने आबिदा से ये भी कहा कि क्या अगर मेरे भाई ये सारी पाकिस्तान की सिचुएशन देखते तो क्या वो कभी पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए स्ट्रगल करते? क्या वो एक ऐसी अलहदा कंट्री चाहते जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ही मौजूद नहीं है, जहाँ पर जस्टिस ही मौजूद नहीं है? अगर पाकिस्तान ऐसा ही बनना था तो फिर पाकिस्तान को बनाना एक बेवकूफ़ाना गलती थी। अब जुलाई 22, 2003 डेली खबरें की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन्ना ने 8 जुलाई 1967 को लियाकत अली खान की बेटी की शादी अटेंड की थी शाम में। वो अकेले घर वापस गई थी और फिर उसके बाद अगले ही दिन 9 जुलाई 1967 को ही उनकी अचानक डेथ हो जाती है। रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि उन्हें सोते में हार्ट अटैक आ गया था। 22 जुलाई 2003 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उर्दू डेली नवाए वक्त में, जहाँ पर शरीफुद्दीन परिज़ादा का जिक्र किया जाता है, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, साथ ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऑनररी सेक्रेटरी भी। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि फातिमा जिन्ना की कोई नेचुरल डेथ 1967 में नहीं हुई थी, बल्कि ये एक मर्डर था जो कि उनके सर्वेंट्स में से किसी एक ने किया था। यहाँ तक कि 1967 के बाद उनके लॉयर जो कि उनके भांजे भी थे अकबर प्रिभई, वो पाकिस्तान आए थे बम्बई से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो कि बांग्लादेशी अवामी लीग के फॉर्मर लीडर थे, वो भी कन्विंस थे कि फातिमा अली जिन्ना का मर्डर ही हुआ है। डेली पाकिस्तान से बात करते हुए उन्होंने यही बताया कि उस वक्त के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इस सब को कवर अप किया है। अब वही लॉयर शरीफुद्दीन पीरजादा ने एक और चीज भी रिवील की थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर काजी फैजुल्ला ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करवाई थी, जिसमें ये बताया गया कि फातिमा जिन्ना के जिस्म पर जख्म थे, उनकी गर्दन पर एक 4 इंच का गहरा घाव था। अब सवाल ये भी उठता है कि फातिमा के भतीजे पिरभई जो कि बम्बई से पाकिस्तान आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उन्होंने जब गवर्नमेंट से फातिमा के पोस्टमार्टम का मुतालबा किया और ये भी कहा कि फातिमा को असैसिनेट किया गया था, तो उनकी इस पूरी स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया जनरल अयूब खान की तरफ से या फिर उस वक्त की गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब इस सब के बाद सवाल ये उठता है कि फातिमा जिन्ना की क्या वाकई में एक नेचुरल डेथ हुई थी या फिर ये एक असैसिनेशन थी? बहुत से लोग फातिमा जिन्ना को शुरू से ही एक फेमिनिस्ट के रूप में देखते आ रहे हैं। वो अपना एक्सट्रीम लेंस लगाकर उन्हें देखते हैं और समझते हैं कि फातिमा जिन्ना औरतों को उनके बेसिक रोल्स पर से हटा देने का काम कर रही थी, बल्कि इन रियलिटी फातिमा जिन्ना के अपने बिलीव्स काफी अलग थे। उनका तो ऐसा मानना था कि मदरहुड कोई आसान टास्क नहीं है। एक औरत का सबसे ज्यादा फोकस उसके बच्चे पर होना चाहिए कि हमें अच्छी माओं की जरूरत है। अच्छी माएँ एक अच्छा कौमी असासा है। मॉडर्न वुमेन इस सब को रिजेक्ट कर देती हैं, ये सोचते हुए कि ये आउटडेटेड या फिर कंजर्वेटिव है, और अनएजुकेटेड वुमेन तो अपनी जिम्मेदारी को समझ ही नहीं पाती हैं। सो इन टोटल वो अगर वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाना भी चाहती थी तो उसके बावजूद भी वो ये नहीं चाहती थी कि वुमेन अपनी फैमिली वैल्यूज को खो बैठे। इमेजिन एक कंजर्वेटिव माहौल में पैदा होना जहाँ पर अपनी पढ़ाई के लिए पहले स्ट्रगल करना, पहुंच जाने के बाद अपने करियर को अचीव कर जाने के बाद अपने एम्बिशंस को पूरी तरह से छोड़ देना, अपनी जिंदगी को अपनी ख्वाहिशात को भूल जाना, अपने भाई का साथ देने के लिए, पाकिस्तान का नाम बनाने के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए, और फिर पाकिस्तान की तरफ से ये ताना सुनना कि बड़ी उम्र की हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई है, गैर फितरी जिंदगी गुजारी है, ये तो गद्दार है, ये इंडिया और अमेरिका की एजेंट है पाकिस्तान में, ये तो पाकिस्तान में अन इस्लामिक चीजें लाना चाहती है, इसने जिन्ना के पॉलिटिकल डिसीजंस को बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। वो इकलौती औरत जो कि पाकिस्तान के क्रिएशन से पहले से पाकिस्तान के क्रिएशन के बाद तक पाकिस्तान के लिए लड़ती रही, जिन्ना के विजन के लिए लड़ती रही, उन्हें गद्दार का लेबल दे दिया गया। वेल अयूब खान के बारे में और पाकिस्तान के ये पहले अथॉरिटेरियन गवर्नेंस के बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर और भी ज्यादा वीडियोस बनाए जाएं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्या लगता है आपको कि फातिमा अली जिन्ना को असैसिनेट किया गया था या फिर ये एक नेचुरल डेथ थी? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड यस, अल्लाह हाफिज।